नमस्कार। मैं रोहित रोजरा आपका स्वागत करता हूं द न्याय सभा टीवी में। आज इस खास बातचीत में हमारे साथ मौजूद हैं फोगाट जी। तो फोगाट जी से बातचीत करने से पहले मैं आपको बता दूं कि आप भी हमारे साथ जुड़ सकते हैं कमेंट्स के जरिए। फोगाट जी के बारे में मैं बताना चाहूँगा कि फोगाट जी राजीव भाई के प्रचार में लगे रहते हैं, साथ ही स्वदेशी पर भी ये अपना प्रचार करते हैं। तो फोगाट जी, आप हमें ये बताइए, आप पिछले तकरीबन 10 सालों से फोगाट जी को राजीव भाई के लिए प्रचार कर रहे हैं। जी। तो पिछले 8 से 10 सालों के बीच में क्या बदलाव आया? अब बदलाव तो इसमें ये आया है जी कि पहले जब मैं 9-10 साल पहले राजीव भाई को सुना था तो उस समय तो ये यूट्यूब और फेसबुक का इंटरनेट का ज़माना नहीं था, तो इतना ज़्यादा असर नहीं था लोगों में। लेकिन आजकल 4-5 साल से तो इसमें काफ़ी बदलाव देखने में आया है। यूट्यूब पर काफ़ी सर्च कर रहे हैं आजकल युवाओं में, ये क्रेजी बनी हुई है कि वो राजीव दीक्षित कौन है, राजीव दीक्षित को जाने, राजीव दीक्षित को समझें। तो अब तो काफ़ी इसमें उम्मीद है और पूरी तसल्ली हो रखी है कि भाई ये काम बनेगा। अब देश भर में राजीव दीक्षित को सुना जा रहा है और अच्छा इसका रिस्पॉन्स है। राजीव जी के कुछ विचारधारा ये थी कि वे चाहते थे कि जो इंग्लिश दवाइयाँ हैं उन लोगों को कम यूज़ करें। जी। हमारे बड़े बुजुर्ग भी बताते हैं हमें कि जो राख होती है उससे हाथ धोएं, दातून कर सकते हैं। तो लेकिन कहीं ना कहीं आज हम फिर भी पेस्ट यूज़ कर रहे हैं जो कि ठीक नहीं है। तो क्या बदलाव आ रहा है? नहीं, बदलाव तो आ रहा है। जो ये हम कर रहे हैं इसी का तो रोना रोया जा रहा है कि मानसिक गुलामी से देश में आज, अंग्रेज़ों के ज़माने में इतनी मानसिक गुलामी नहीं थी जो आज देखने में मिल रही है। अंग्रेज़ों के जाने के बाद इस देश में अंग्रेजियत ज़्यादा आ गई है। अंग्रेजियत एक शब्द है, अगर अंग्रेजियत की परिभाषा में मैं कहूँ तो अंग्रेज़ों की भाषा, अंग्रेज़ों का भोजन, अंग्रेज़ों की भेषज, अंग्रेज़ों की वेशभूषा, अंग्रेज़ों के कर, अंग्रेज़ों के कानून, अंग्रेज़ों की नीतियाँ, अंग्रेज़ों की बनाई गई तमाम प्रकार की व्यवस्थाएं, ये सब मिला करके एक हुआ अंग्रेजियत। और ये अंग्रेजियत जो है अंग्रेज़ों के ज़माने से भी आज ज़्यादा है। यही मानसिक गुलामी है जो हमें वास्तविक आज़ादी की तरफ बढ़ने से रोक के जा रही है। तो फोगाट जी, आप हमें बताइए, आप तकरीबन 20,000 किलोमीटर साइकिल से यात्रा कर चुके हैं। जी। तो आपको कहीं ना कहीं ये लगता है कि आप साइकिल से कर रहे हैं, आप स्वदेशी अपना रहे हैं, लोग फिर भी आपके साइड से बाइक से निकल जाते हैं। तो आप लोगों को क्या संदेश पहुंचाना चाहते हैं? संदेश तो यही देना चाह रहे हैं, वो साइड से बाइक से तो निकल रहे हैं लेकिन कहीं ना कहीं उनके मन में भी ये ललक रहती है कि ये साइकिल पे जो काम कर रहे हैं ये तो बड़ा अच्छा काम हो रहा है और हमें भी इसी प्रकार से करना चाहिए। फोगाट जी, हमारे एक दर्शक का एक सवाल है। फोगाट जी, आप अपनी ज़िंदगी के बारे में कुछ बताइए। ज़िंदगी के बारे में अगर मैं आपको बताना शुरू करूं तो मेरे जीवन का मकसद एक ही है कि ये जो लाखों क्रांतिकारी थे जिन्होंने इस देश की आज़ादी के लिए अपना सब कुछ बलिदान कर दिया है, मैं तो इन्हीं के बारे में पढ़ता रहता हूं और इन्हीं के बारे में जानकारियां लेता रहता हूं कि इन्होंने कैसे कैसे करके अंग्रेज़ों के साथ में लड़ाइयाँ लड़ी और कैसे करके यहाँ उनसे फिरंगियों को यहाँ से खदेड़ा है। और उसके लिए वो जो हमें मार्ग बताते आए हैं, मैं तो उन्हीं के बताए हुए मार्ग पर चलने का लगातार प्रयास करता रहता हूँ। तो फोगाट जी, आप ये बताइए, आप इतनी यात्रा करते हैं, इतने शहरों में जाते हैं, प्रचार करते हैं, तो आपके जो प्रचार में खर्चा लगता है या फिर आमदनी आती कहाँ से है? आमदनी का ये है जी कि इस देश में है ना, दानवीरों की भी कमी नहीं है। बहुत सारे लोग हैं जो मेरे को बोलते हैं कि भाई इस तरह से झंडा लगाने से काम नहीं चलने वाला, कमा के खाना पड़ेगा, ये करना है, सो करना है, तुम्हारे पास तो कोई काम नहीं है, तुम तो फालतू के इसलिए लगे पड़े हो। अगर हम आपकी तरह से ये काम करने में लगें तो हमारे तो बच्चे भूखे मर जाएंगे। और मैं उनसे एक ही बात कहता हूँ कि भाई देश के लिए, समाज के लिए अगर निस्वार्थ भाव से अगर हम कोई कार्य करते हैं तो उसका मज़ा ही कुछ होगा। तो फोगाट जी, आप ये बताइए, आपको आप इस चीज़ का करने के लिए आपको आपके घर से कितना सपोर्ट मिलता है? नहीं, घर से तो अभी इसके बारे में कोई सपोर्ट नहीं मिल रहा है। घर वाले तो उसी तरह से आर्थिक आधार पे ही जीवन जीने की बात करते हैं, उनके लिए तो पैसा ही सब कुछ है और उनको दिमाग में नहीं है कि भाई देश के लिए या बलिदान देने वाले लोगों की कोई कीमत उनके दिमाग में हो। इसलिए मैं घर वालों से तो इस पर उम्मीद नहीं करता हूँ कि वो मेरे को मदद करेंगे। वो तो थोड़ा बहुत इसमें स्वार्थ वाला ही जीवन वो जीना चाहते हैं, पैसे आधारित जीवन ही जीना चाहते हैं। तो सर, आपको क्या लगता है कि आप कितने आप सफल हुए इस 8-10 साल में? आपने इतना प्रचार किया,
लोगों के बारे में बताया कि स्वदेशी अपनाओ, रोजगार भी मिलेगा और स्वदेश का पैसा स्वदेश में ही रहेगा। जी तो हाँ, बहुत इसका अच्छा रिस्पांस मिल रहा है। बहुत जगह जगह पे लोग बड़ी गंभीरता से इन बातों को लेते हैं कि राजीव भाई तो बहुत अच्छे थे, राजीव भाई में इतना ज्ञान था, अगर आज राजीव जी होते तो ये हो जाता, आज राजीव जी होते तो मोदी जी जेल में होते। ऐसी ऐसी बातें तो सुनने में आती हैं। बहुत सारे नौजवान ये भी कहते हैं कि भाई इसे राजनीति में हमारा कोई लेना देना नहीं है, ये राजनीति तो बहुत दूषित हो चुकी है। तो उनसे बात करने पे, संवाद करने पे सामने रास्ता निकल के आता है कि अगर इस देश की राजनीति इतनी गंदी हो गई है तो इसको ठीक ठाक करने का काम भी हमारे जैसे देश के जिम्मेदार नागरिकों का ही है। तो फोगाट जी, आपके दिमाग में ये विचार आया कहाँ से कि राजीव भाई के जाने के बाद आपको इस प्रचार को आगे बढ़ाना चाहिए? वो इसलिए कि हमने देखा कि राजीव जी इतना दिन रात घूम करके और इस तरीके से जो मेहनत कर रहे हैं, बोलिए। तो मैं कहना यही चाहता हूँ कि राजीव जी की मेहनत किसी तरह से बेकार ना जाए, उनकी शहादत बेकार ना जाए, और उन्होंने जितनी जो ताबड़तोड़ मेहनत करी है उसके परिणाम सामने आए। इसके लिए हम स्वदेशी के प्रचार में इसी का राग अल्पाते अपना आखिरी सांस तक यही काम करते रहेंगे। तो इस खास बातचीत को हमारे सर पाल सर इस बातचीत को आगे बढ़ाएंगे। ठीक है, मैं देश भर में घूम करके कहीं ना कहीं किसी ना किसी जगह पे हर रोज़ मेरा रोज़ नया ठिकाना होता है, और घूम घूम करके मैं यही प्रचार करने में लगा रहता हूँ। मैं कहीं पर भी स्कूल में चला जाता हूँ, किसी भी कॉलेज में चला जाता हूँ, तो वहाँ पर जा कर के मैं बच्चों को इस देश की वास्तविक आज़ादी का इतिहास बताने की कोशिश करता हूँ, जो कि बहुत ही गर्व करने लायक है। और अंग्रेज़ों ने जो हमारे को बताया है वो तो बहुत तरोड़ मरोड़ करके पढ़ाया जाता है, जो बड़ा धिक्कार वाला है, और वही हमारे दिल दिमाग में इस तरह से बैठा दिया जाता है कि फिर उसको बाहर निकालने में बड़ी तकलीफ होती है। फोगाट जी, अभी एक सवाल था, जब आप अभी कुछ दिन पहले चैनल पर आए थे, तो मैं आपको बता दूं, अब लाइव चल रहे हैं द न्याय सभा टीवी भारत पर, आप कमेंट्स कर सकते हैं। आप हम उसका जवाब फोगाट जी से ज़रूर लेना चाहेंगे, और कोशिश ये मैं भी करूंगा कि आपको जवाब दूं। तो बहुत से लोगों ने आपकी सराहना भी की, और उसके बाद मैं एक मित्र हैं, वो राजीववादी अपने आप को बोलते हैं, मुझे तो नहीं पता है कि वो राजीववादी हैं या नहीं हैं, तो उन्होंने बोला कि आपकी मानसिकता खराब है, आपके घर में फैमिली में भी आप बहुत ज़्यादा तंग वगैरह करते, क्या ये सही बात है? अब ये मुझे नहीं पता कि कौन है ये कहने वाले, जी। और वो अपने तरीके से, उनकी अपने नज़रिया है चीज़ों को देखने का, वो अपने तरीके से सवाल कर रहे हैं। जी। मेरा जहाँ तक मानना है, वो मेरा मानना यही है कि भाई ये जो देश है, ये जो समाज है, बिल्कुल, मैं देश और समाज को माता और पिता की तरह से मानता हूँ। जी। और देश और समाज के लिए अगर कुछ करना है तो वो अपने माता या पिता के लिए करना है, और माता या पिता की सेवा करने के लिए हमें बदले में क्या चाहिए जी, वो तो हमें, अगर ये सेवा करने का अगर अवसर मिल रहा है तो मैं इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद देता हूँ भगवान को। इस समय द न्याय सभा टीवी भारत पर फोगाट जी हैं। बहुत से लोगों ने कहा था कि मैं फोगाट जी से बात करना चाहता हूं, तो अगर आपका कोई सवाल है, कुछ आप फोगाट जी को कहना चाहते हैं, अच्छा या बुरा, तो आप हमें कमेंट्स कर सकते हैं। हम फोगाट जी से उस सवाल को पूछेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि क्या असल में सच्चाई क्या है। अच्छा फोगाट जी, आप अभी ये चैनल पर आए थे, उसके बाद आप अपने घर पर गए, और आप और अभी आप ये भी कह रहे थे, जब हमारी मॉर्निंग में बात हुई, आप दिल्ली आए, तो क्यों दिल्ली आए? क्या ऐसा कोई प्रचार प्रसार के दौरान आए, या फिर कुछ और आपका कुछ चल रहा है दिल्ली में? अब आपको मैं बताऊं तो इसकी तो कई वजह हैं जी। दिल्ली आने में। इसकी सबसे महत्वपूर्ण बात तो ये है कि हमारे जो है ना भीतर में आग लगी हुई है, और आग इस बात की लगी हुई है कि 1947 की जो हमें आज़ादी मिली है वह आधी अधूरी ही सही, लेकिन जो भी थोड़ा बहुत ही आज़ादी का जो रंग भर करके लाया हमारे क्रांतिवीरों ने, इसके लिए जो लाखों क्रांतिकारी थे, अपनी शहादत देने वाला जो इतना बड़ा वर्ग इस देश में रहा है। आज तकलीफ की चीज़ ये है कि इन लाखों क्रांतिकारियों में से कहीं किसी एक भी क्रांतिकारी के किसी भी एक उद्देश्य को आने वाले विभिन्न सरकारों ने 73-74 साल में किसी के भी एक उद्देश्य को पूरा नहीं किया। अच्छा, एक सवाल आया है, लाइव जुड़ चुके हैं रोहित रजौरा जी। जी, उनका सवाल मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। आप इतना घूमते हैं तो आप कितने दिन तक बाहर रहते हैं? यानी कि स्वदेशी आंदोलन में आप इतना घूमते हैं तो घर पर आप कितने दिन तक रहते हैं? घर के लोग
क्या बोलते हैं कि आप दिन भर घूमते रहते हैं, कुछ और खेती वगैरह नहीं है। तो सीधा सवाल ये है कि आप स्वदेशी के प्रचार के लिए इतना घूमते हैं। हाँ, मैं आपको बता दूं कि स्वदेशी के प्रचार के लिए ही मैंने अपना पूर्ण समय और पूरे का पूरा जीवन इसी काम के लिए लगा रखा है। जी। दूसरा और कोई काम मैं नहीं कर पाता हूं, क्योंकि दूसरे काम के लिए हमारे पास में कोई समय ही नहीं है। जी और अगर मैं बताऊं तो ये आज़ादी इतनी कीमती है कि हमें इसी के काम के लिए ही लगे रहना चाहिए, दूसरे काम के लिए समय बाद में निकालना हो। जी। सबसे पहले तो हमारे लिए ये राष्ट्र है और जी। इसकी सेवा के लिए ये सबसे बड़ा धर्म है। इससे ज़्यादा और आगे हमें और क्या चाहिए। तो ये ज़रूरी है, आज इस देश जी। को ज़रूरत है, आज इस देश को ज़रूरत है कि इसमें प्रचारक निकले। अच्छा, एक और आपके मित्र का ही सवाल आया है, सुखवीर जी, जहाँ से आपको इस चैनल का नंबर मिला था। सुखवीर जी आपसे पूछ रहे हैं, तस्वीर भाई क्रांतिकारी और बहुत अच्छा कार्य कर रहे हैं। सुखवीर जी आपसे कह रहे हैं कि फोगाट जी आप जो भी कार्य करें बहुत अच्छा कार्य करें। कुछ कहना चाहेंगे सुखवीर जी को? हाँ, मैं सबसे पहले तो उनको धन्यवाद देना चाहूँगा कि उन्होंने इस कार्य की प्रशंसा की है जी। और उसके बाद उनको एक संदेश भी देना चाहूँगा कि इस देश में नौजवानों को जी। और शहीदों के बताए हुए मार्ग पर चल करके जी। और स्वदेशी को अपना करके फिर से इस भारत को सोने की चिड़िया तो क्या जी। सोने का शेर बनाना। मैं आपको बताना चाहूँगा कि शैलेश राय भी जुड़ चुके हैं और शैलेंद्र राय आरा से भी आरा जौनपुर। आप गृहस्थ आश्रम अधूरा रह जाएगा। आप ऐसे इन लोगों को जो आपसे बात कर रहे हैं, क्या कहना चाहेंगे आप? क्या सवाल है इनका? सवाल ये है, अच्छा पंकज बघेल का सवाल लेना चाहूँगा मैं। आपके हिसाब से राजीववादियों के एक मंच पर आने के लिए क्या करना चाहिए, क्या होना चाहिए? हाँ, राजीववादियों को एक मंच पर संगठित आने के लिए आपसी मनमुटाव को दूर कर देना चाहिए। अपमान सहने की शक्ति को थोड़ा बढ़ा लेना चाहिए। उनको ज़्यादा धीरज की आवश्यकता है और हम सबको मिल करके संयम बरतने हुए आपस में समन्वय बना करके अब आगे चलना होगा। नहीं, अभी आप देखते होंगे, ये मेरा पर्सनल आपसे सवाल है, 10 साल हो चुके हैं और अगर ऐसा ही चलता रहा तो 10 साल और लग जाएंगे, कुछ होने वाला नहीं है इस देश में। नहीं, तो मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ, चाहे वो मदन दुबे जी हों या डॉक्टर विद्यार्थी जी जहाँ आप कराला में गए हुए थे, या फिर उमा जी हों, बहुत से लोग हैं जो अपना अलग अलग ढोल पीट रहे हैं, इनके लिए आप क्या कहना चाहेंगे? इनके लिए मैं यही कहना चाहूँगा कि इन सबको अपनी व्यक्तिगत समस्याओं को छोड़ करके और संगठित होने के लिए काम कर देना चाहिए। अब व्यक्ति के अंदर का जो झूठा दंभ है उसको बाहर निकाल करके आना चाहिए और हमें जो है ना शिष्टाचार को अपना करके तभी हम राजीव भाई के सपने को पूरा करने के लिए कुछ कर सकते हैं। अच्छा, शैलेंद्र राय का एक सवाल है, अच्छे से सुनिएगा सवाल है। आपका गृहस्थ आश्रम अधूरा है, आपको नहीं लगता? नहीं, गृहस्थ आश्रम अधूरा कैसे, मैं इसका समझ नहीं पाया, क्योंकि जितने भी इस धरती पर जो आए हैं ना, महापुरुष आए हैं जी, जो भी तपस्वी महात्मा हुए हैं वो सारे सतगृहस्थ थे। नहीं, गृहस्थ आश्रम का मतलब तो मैं भी क्लियर नहीं समझ पा रहा हूँ। अगर एक बार शैलेंद्र जी आप फिर से सवाल को पूछेंगे तो मैं अच्छे से आपको उसका जवाब ले सकता हूँ। तो इन लोगों को क्या करना चाहिए जो अभी अपनी अपनी ढोल पीटते हैं, अपना अपना राग उठाते हैं? क्या आपको लगता है ये वाकई में राजीववादी हैं? देखिए, ये तो राजीववादी होने का तो सवाल इसमें यहाँ पर आके पूरा हो जाता है कि हमें कुछ और क्रांतिकारियों के जीवन से भी कुछ सीखने को देखना चाहिए जी। जैसे मैं एक नाम लूँ, भगत सिंह। भगत सिंह का नाम बड़े आदर के साथ लिया जाता है पूरे देश में, बल्कि पूरी दुनिया में जी। तो मैं कहना चाहता हूँ कि भगत सिंह जी 23 साल की भरी जवानी में शहीद हो गए। अगर चाहते भगत सिंह तो अपनी ज़िंदगी की, अपनी जवानी की रंग रलियाँ मना सकते थे, उनकी काबिलियत में कहाँ कोई कमी थी। अच्छा, मैं आपको एक और बात बता दूं, जो भी मुझे देख रहे हैं, क्योंकि ये तो जो ये कार्यक्रम है लाइव आने का, ये मॉर्निंग में ही इसकी प्लानिंग हुई थी। अगर आपका कोई पर्सनल मुझसे सवाल है, आपने देखा होगा कि मैं दिल्ली NCR हो या फिर कोई और भी दिल्ली के बाहर भी हो, मैंने राजीव भाई के लिए प्रचार किया, मैंने राजीव भाई के लिए शो किए। अगर आपका कुछ मुझसे भी सवाल है तो आप डायरेक्ट मुझसे भी पूछ सकते, मैं भी उसको बिल्कुल ईमानदारी के साथ जवाब देने की कोशिश करूँगा। तो फोगाट जी, आपको क्या लगता है कि आने वाले समय में क्या होगा? अब
अब मुझे तो यही लग रहा है कि आज भले ही लोग हमारी बात को नहीं मान रहे हैं, जी लेकिन हमारा मानना ये है कि हम एक ऐसा बीज डाल रहे हैं जो थोड़े समय बाद एक पौधा बनेगा। पौधा बनेगा तो फिर उसके ऊपर में फल लगेंगे, फूल लगेंगे। तो मेरा मानना ये है कि आने वाली पीढ़ियां हैं जो वो उन फलों के लिए लड़ेंगी। जी। आज वो भले ही हमारी बात को नहीं समझ रहे हैं, थोड़ा दूर अच्छा, फिर से एक सवाल आया है, शैलेंद्र राय आरा जौनपुर से हैं। ये कह रहे हैं कि राजीव भाई का कहना था कि आपको उसे पूरा करते हुए कार्यकर्ता का रोल पूरा करना है। हाँ, उसके लिए राजीव भाई ने बताया कि कार्यकर्ताओं के लिए विभिन्न जिम्मेदारियां हैं, उन्होंने जी। तय कर रखी हैं कि कार्यकर्ता के लिए ये होना, कार्यकर्ता को जेब का पक्का होना, कार्यकर्ता को लंगोट का पक्का होना, कार्यकर्ता को किसी के भी घर में जाएं तो बहन बेटियों के ऊपर में अपनी नज़र को जो है वो संयमित करके रखना। अच्छा, मैं इनका नाम नहीं आपने मुझे बताया। ये इनका एक अकाउंट है, कॉन्सेप्ट क्लियर टू रिजल्ट डियर। ये आपसे बात करना चाहते हैं और बाबा रामदेव के बारे में कुछ बात अपनी रखना चाहते हैं कि राजीव भाई की जो हत्या हुई या डेथ हुई वो तो जांच का विषय है, लेकिन पता तो सबको है, लेकिन कोई कहना नहीं चाहता है। तो आपको क्या लगता है, रामदेव का हाथ है या फिर राजीव भाई की ये जो डेथ हुई थी ये उनका जो रामदेव ने बोला है क्या वो है या फिर उनकी हत्या हुई थी? मेरे हिसाब से जो मैंने अपने जीवन में इसका अनुभव लिया है, मैंने बहुत से जगह पे राजीव दीक्षित जी को और रामदेव बाबा जी को एक मंच पर एक साथ देखा है। राजीव जी भाषण कर रहे हैं और रामदेव जी उनके साथ में बैठे हुए उनके बात को पूरा कर रहे हैं जी। कई बार ऐसा हुआ है। और जैसे ही राजीव जी की हत्या हुई है उसके बाद से रामदेव जी के सवालों में और उसके व्यवहार में काफ़ी कुछ बदलाव आया है। उन चीज़ों को देखते हुए हमें पूर्ण यकीन है कि ये हत्या रामदेव बाबा ने ही करवाई है जी। और आज हमारे पास में इसके पर्याप्त सबूत नहीं है, या पर्याप्त सबूत हैं तो हमारे पास में वो पावर नहीं है। लेकिन अगर वक्त आएगा तो इस देश की जनता रामदेव बाबा को भी इसका जरूर सबक सिखाएगी। नहीं, बहुत से लोगों का कहना है कि हमारा ये सिस्टम बिका हुआ है। सिस्टम का मतलब होता है पुलिस बिका हुआ है, न्यायालय बिके हुए हैं और सारा कानून बिका हुआ है। तो हमें ये प्रयास ही नहीं करना चाहिए। ये मेरा पर्सनल भी सवाल आपसे है कि हमें या तो ये सोच लेना चाहिए कि हम राजीव भाई के लिए न्याय नहीं ले सकते हैं, या तो हम सिर्फ स्वदेशी पे काम करें। तो क्या आपको लगता है कि हम ये जो न्याय प्रक्रिया है उसको छोड़ दें और सिर्फ स्वदेशी पे प्रचार करें, अपना कंपनी खोलें, अपने प्रोडक्ट बेचें? इसमें दोनों बातें हैं। जो लोगों ने कहा है कि हमारा सिस्टम बेकार है, ये लोगों का कहना भी मैं सही मानता हूँ, क्योंकि ये जो सिस्टम बना हुआ है ये तो अंग्रेज़ों ने बना रखा है और अंग्रेज़ों ने अपने हिसाब से बना रखा, अपनी सुविधाओं के हिसाब से बना रखा है। अंग्रेज़ों को तो इस देश का सत्यानाश करना था और अंग्रेज़ तो इस देश का सत्यानाश करने के लिए तुले हुए थे। तो उन्होंने ही ये सारा टैक्सेशन का स्ट्रक्चर बना रखा है और ऐसे ऐसे कानून बना रखे हैं कि 1000 साल तक भारत के लोग इस गुलामी से बाहर आ ही नहीं सकते जी। तो ये तो मैं मानता हूँ कि इस सिस्टम की जो गुलामी है वो तो बड़ी तकलीफ देने वाली है और हमें इस सिस्टम की गुलामी को ही बदलना है। अभी क्या होता है, जैसे अभी 5 वर्ष में एक बार चुनाव आता है तो हम वोट डालते हैं तो या तो हम नेता बदलते हैं या कोई पार्टी बदलते हैं। तो नेता बदलना या पार्टी बदलना ये तो हुआ सत्ता परिवर्तन। अब हमें जो काम करना है वो व्यवस्था परिवर्तन के लिए काम करना है। अच्छा, सुजीत कुमार जी, मैं आपका बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहता हूँ। पर्सनल आप जब भी हमारा एपिसोड आता है, वैसे तो आपको बता दूं कि द न्याय सभा टीवी भारत बहुत बड़ा तो चैनल नहीं है, लेकिन जितना भी शो कर रहा है कोई पॉलिटिशियन को नहीं लाता है और हमेशा गरीबों के पास जाता है, ऐसे लोगों के मुद्दे उठाता है कि वाकई में जिनकी आवाज़ कभी भी आपने नहीं सुनी होगी और इन फ्यूचर में कभी सुन भी नहीं पाएंगे। चाहे वो झारखंड का शो हो, चाहे वो उत्तर प्रदेश या फिर राजस्थान को आओ गांव चलें हम का शो हो। तो सुजीत कुमार, आपका बहुत बहुत शुक्रिया कि आप हमेशा चैनल पर आते हैं और अपनी राय देते हैं। तो क्या आगे क्या 2020 या 2021 में मदन दुबे कह रहे हैं कि हम राजीव भाई के लिए न्याय करेंगे, और एक तरफ और मैं आपको बता दूं कि ये मैं दावे के साथ कह सकता हूं कि मदन दुबे जी हैं, उन्होंने कुछ फ्रॉड किया था। क्या किया था वो तो एक अलग विषय है, लेकिन मुझे कुछ लोगों ने बताया कि जो भी वो कर रहे हैं वो बिल्कुल सही भी नहीं है। तो इन लोगों को क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, पहली बात तो ये है कि किसी के बारे में भी जब तक पूरी जानकारी नहीं है तो कुछ भी कहना शायद गलत होता है जी। तो मैं पूरी जानकारी के बिना तो नहीं कह सकता,
किसी के लिए ये सब। जी। मदन दुबे जी को जहाँ तक मैं जानता हूँ, उनका अभी तक कोई वाद विवाद तो नहीं हुआ है मेरे सामने, जो इस तरह से बड़े रूप में सामने आए। जी। लेकिन कहीं ना कहीं हम सब लोग सरे पाने के चक्कर में और एक दूसरे की टांग खींच करके एक दूसरे को नीचे दिखाने का काम करते हैं, जिसकी वजह से हमारा संगठन नहीं बन पा रहा है। तो मैं सबसे निवेदन यही करूंगा कि किसी भी तरीके से हमें आपसी मतभेदों को भुला करके और देश के लिए एक मंच पे आकर के ही तो काम करना पड़ेगा, तो ही हमारा काम बनेगा। अच्छा शैलेश राय, आप अपने एक और उन्होंने कमेंट्स किया है कि मुझे बहुत खुशी मिली है कि हमारे चैनल की तरफ से दिखाए गए प्रसंग के बाद से अब जंतर मंतर पर एक कैंप लगेगा, इस पर आपकी क्या राय है? अब होना तो एक ही मंच चाहिए, इसी के लिए हम प्रयासरत भी हैं और सबके सामने पहले से भी यही निवेदन करते आए हैं कि जब तक हम अलग अलग मंच पे रहेंगे तो हमारा काम बनेगा नहीं। जी। एक मंच पे आ रहे हैं, ये हम सब के लिए बहुत खुशी का काम है। जी। तो अच्छा एक सवाल और आया पंकज बघेल का, जब हम लोगों से बात करते हैं कि आप उन्हें जानते हैं तो वो कहते हैं हम जानते हैं, लेकिन जब उनके लिए करने की बात आती है तो पीछे हट जाते। सवाल ये है कि अगर हम किसी से पूछें कि आप राजीव भाई को जानते हैं, वो कहता हम जानते हैं, लेकिन जब बात आती है कि चलो हम राजीव भाई के लिए काम स्टार्ट करें तो पीछे हट जाते। ऐसे लोग इनकी मानसिकता क्या हो सकती है, क्या कुछ प्रॉब्लम हाँ, है? ऐसे बहुत सारे लोगों के साथ है, मेरा भी उनसे सामना हो जाता है। कई बार ऐसा वादा कर लेते हैं कि हम चलिए वहाँ पर हम चलेंगे, हम सब साथ चलेंगे और ये करेंगे सो करेंगे, लेकिन जब वक्त आता है तो कोई कहता है मेरी माँ बीमार है, कोई कहता है मेरी भैंस बीमार है, और वो कहते हैं कि हमारे को तो बच्चे पालने हैं और आप लोगों का है ये काम, आप लोग करिए जी। तो वो इस तरह से बहुत सारे लोगों को तो ये समझ नहीं आता। बहुत सारे लोग हैं वो इस बारे में बहुत मदद करने को तैयार हैं कि भाई इस समय हमारे पास में नहीं है, लेकिन हम आपको आर्थिक रूप से सहयोग करेंगे, मदद करेंगे। तो आपको क्या लगता है कि अब न्याय होगा राजीव भाई के साथ या नहीं होगा? हाँ, राजीव भाई के साथ तो न्याय होगा ही होगा, क्योंकि उसके लिए तो हम लोग हैं, और जब तक इन क्रांतिकारियों के साथ में न्याय नहीं होगा हम लोग इस धरती को छोड़ के जाने वाले थोड़े ना हैं। ये काम तो करके ही जाएंगे। बिल्कुल। आप इस समय द न्याय सभा टीवी भारत पर लाइव हैं। आपका कोई सवाल मुझसे पर्सनल सवाल हो, चैनल का कोई सवाल हो, फोगाट जी से कोई सवाल हो, आप बेहिचक पूछ सकते हैं और मैं बिल्कुल सच्चाई से जवाब देने की कोशिश करूंगा। अच्छा एक चीज़ मैं आपको और बता दूं, जहां तक अभी मुझे पता चला हुआ है कि हम मंचों की बात कर रहे थे, तो विद्यार्थी जी का 2020 में अगर मंच लॉकडाउन ये अनलॉक सही हुआ तो जंतर मंतर पर वो नहीं जाएंगे। मैं फिर से आपको बता दूं कि विद्यार्थी जी इस बार जंतर मंतर पर अपना जो भी उनका अभी पिछले साल आपने देखा वो मंच लगा था वो नहीं लगेगा। उनका मंच उन्होंने मुझे पर्सनल जानकारी दी थी कि हमारा जो मंच है वो कराला में लगेगा। तो अब फिर एक प्रॉब्लम आ गई, अभी क्या था कि जंतर मंतर पर 2 मंच थे, अब क्या है कि एक मंच कराला जा रहा है और दूसरा मंच तो जंतर मंतर पर किसी ना किसी का लगेगा। तो ये लोग क्यों नहीं समझते हैं कि हम साथ में आ जाएं, क्यों अपना और पराया करते हैं? ये अपना और पराया, जहाँ तक मैं समझ रहा हूँ ना, एक केकड़ा स्वभाव है जी। जो केकड़ा स्वभाव आप समझते हैं, केकड़े को अगर बीच में भोजन रखते तो केकड़ा उसके चारों तरफ घूमता रहता है जी, और वो उस भोजन तक नहीं पहुँच पाता। और अगर कोई केकड़ा कोशिश करे कि भोजन को मैं खाने के लिए आगे बढ़ूं तो दूसरा उसकी टांग खींच लेता है। जब तक ये केकड़ा स्वभाव रहेगा तो राजीव दीक्षित और ऐसे ऐसे क्रांतिकारियों की आत्मा तो फिर भटकती ही रहेगी, वो चक्कर लगाती रहेगी केकड़े की तरह। तो ऐसे लोगों को क्या बाइकआउट कर देना चाहिए? लोगों को संदेश तो यही देंगे कि किसी भी तरह से इनको समझना चाहिए कि यह आज़ादी बेशकीमती है, बहुत मूल्यवान है, और इस आज़ादी को अब हमने बचा के रखना है। और अगर शहीदों के सपनों का भारत बनाना है या शहीदों को सच में श्रद्धांजलि देनी है तो हमें व्यक्तिगत अपने इन सब चीज़ों को निकाल करके राष्ट्र के लिए एक मंच होकर के काम करना ही पड़ेगा। अच्छा मुझे तो पता नहीं है कि अब आपसे कब मुलाकात हो या फिर क्योंकि आप हरियाणा रहते हैं और जो चैनल है अभी दिल्ली में है और बहुत ज़्यादा आने जाना की भी सुविधा नहीं है। अच्छा 3 लोगों पे सवाल मैं करूँगा, आप विद्यार्थी जी को क्या कहेंगे, क्या कहना चाहेंगे? मदन दुबे जी को आप क्या कहना चाहेंगे? और एक और तीसरी टीम है वो अनिल जी की है, तो इन आप सबसे पहले तो विद्यार्थी जी को क्या संदेश देना चाहते हैं? विद्यार्थी जी को मैं एक संदेश तो ये देना चाहूँगा कि अगर वो किसी से कोई कमिटमेंट करते हैं, कोई भी वादा,
तो उसको हर हाल में वो निभाएं। कई बार मैंने देखा है कि वो कोई भी वादा कर लेते हैं और फिर बाद में वो उससे मुकरते हैं। जी। तो कथनी और करनी को एक करना होगा। मैं कराला की बात पे आ रहा हाँ, हूँ, कराला और जंतर मंतर की बात पे चल रहा हूँ। हाँ, तो कराला और जंतर मंतर के बीच भी मेरी विद्यार्थी जी से 1-2 दिन पहले भी ये बात हुई, बार के हमें जंतर मंतर नहीं जाना और हमें व्यक्तिगत मानना ये है। जी। बाकी जंतर मंतर पे आना चाहिए, एक ही मंच पर सबको आना चाहिए और एक साथ मिल करके और संगठन बनाने का काम जरूर कर देना चाहिए स्वदेशी दिवस के दिन। अच्छा, एक मंच पर अब मदन दुबे जी को क्या बोलना चाहेंगे आप? अब इसमें सभी का आ गया। मदन दुबे जी के लिए ये भी यही कहेंगे कि अगर उनका कोई व्यक्तिगत कोई समस्या है तो उसको वो किनारे रखें और राष्ट्र हित के लिए संगठन बनाने के लिए अपने सारी ऊर्जा नहीं तो लगाएं। साथ में क्यों नहीं आते ये लोग? अब साथ में नहीं आते, ये तो अपने अपने नज़रिए की बात है ना, वो अपनी उनकी समझ है किसी भी तरह नहीं से। तो इसका मतलब वो बेवकूफ़ बना रहे हैं ना लोगों को। अगर हाँ। आप अलग अलग नहीं आना चाहते हैं तो इसका मतलब आप लोगों को भटका रहे हैं। हाँ, कुछ तो भटकाव वाला काम ये लोग कर ही रहे हैं, जो किसी को इस तरह से गुमराह करके कि भाई यहाँ पे आओ और ये करेंगे और वो फिर हो नहीं पा रहा है तो वो भटकाव की स्थिति नहीं, को मेरा बनाते हैं। कहने का मतलब है कि आप साथ क्यों नहीं आना चाहते। मैं करीब पिछले जन्म बोल रहा हूँ कि आप साथ क्यों नहीं आना चाहते, लेकिन इन लोगों के या तो ये बहुत बड़े ज्ञानी अपने आप को समझते हैं, या तो ये बोलते कि हमें बहुत ज़्यादा घमंड है, हम है, दूसरा कोई है नहीं यहाँ पर। हाँ, ये बात तो बिल्कुल आपकी सच है जी। घमंड तो है। और वो मेरे शब्दों में मैंने बताया ना, श्रेय किसको मिलेगा, इन लोगों की ज़्यादा लड़ाई इसी बात को लेकर के रहती है। जी। श्रेय पाने की जो भूख है उसकी वजह से थोड़ी दिक्कत आती है। जी। तो अब आपका क्या आगे का है प्लानिंग? आगे का मेरा तो प्लान यही था कि मैं एक बार मैं आऊँ स्टूडियो तक और थोड़ा सा एक संदेश मुझे देना है देश के सभी बहनों भाइयों को, नौजवानों को, बुजुर्गों को, जी। कि इस देश में जो ये टैक्सेशन का जो स्ट्रक्चर बना रखा है, जो ये ढांचा है, जो कर प्रणाली है, जी। यह जब तक हम लोग इसको समझेंगे नहीं तब तक हमारी किसी भी समस्या का कोई हल होने वाला नहीं है। क्योंकि ये जो कानून अंग्रेज़ों ने बना रखे हैं इससे तो इस देश का बेड़ा गर्क होता ही चलता चलेगा। इससे कहीं बाहर निकलने का रास्ता नहीं बनेगा जब तक कि ये टैक्सेशन का स्ट्रक्चर नहीं बदला जाएगा। अच्छा, एक और एक बहुत बड़ा सवाल है। सवाल को मैं सीधा सा समझा दूं कि एक लोग हैं जो राजीव भाई की फैमिली से बिलोंग करते हैं। बिलोंग का मतलब होता है कि घर से आते हैं राजीव भाई के। दूसरा ये है कि अगर कोई और राजीव भाई के लिए काम कर रहा है तो उनका ये कहना है कि हम आपके ऊपर हम कॉपीराइट करेंगे और हम आपके ऊपर केस वगैरह कर देंगे। तो क्या ये सही है? ये तो कुछ हद तक तो कुछ होते हैं जो वो डराने के लिए कुछ ऐसी स्थितियां पैदा करने की कोशिश करते हैं कि किसी तरह से समाज में जो है ना भय का वातावरण बना रहे जी। और लोग प्रचार प्रसार करने में मूर्खता समझें जी। और इन नेताओं की, भ्रष्ट नेताओं की अंधभक्ति में ही डूबे रहें। क्योंकि कुछ लोग हैं जो ताकतवर हैं, भ्रष्ट हैं, तो उन्होंने इस तरह के कुछ षड्यंत्र हमारे बीच रखे हुए हैं। वो कुछ लोगों को आगे ले आते हैं, कुछ पैसा उनके ऊपर में खर्च कर करके, और जो सही काम करने वाले हैं, जो अच्छे कार्यकर्ता हैं, जिम्मेदार कार्यकर्ता हैं, उनको विभिन्न प्रकार से जो है परेशान करने का काम ये लोग करते हैं। मैं आपको एक हो सकता है कि मेरी बातें आपको चुभ रही हो सकता है मेरी बातें आपको बहुत दुख पैदा कर रही हो। अगर 3 मंच लगते हैं तो आप समझ लीजिएगा कि तीनों को अपना कुछ ना कुछ फ़ायदा है। अगर 3 मंच अलग अलग लगते, 2 मंच अलग अलग लगते, तो समझ लीजिएगा 30 नवंबर को ये अपने फ़ायदे के लिए कर रहे हैं। मैं 6 महीने से इनसे यही बोल रहा हूँ कि आप साथ क्यों नहीं आते, आप साथ क्यों नहीं आते, आप साथ क्यों नहीं आते। अब तो एक चीज़ और मैं आपको बता दूँ फोगाट जी, कि चैनल पर बात करने में लोगों को डर लगने लगा है। जब से मैंने राजनीतिक विश्लेषण कार्यक्रम स्टार्ट किया है, लोग आना नहीं चाहता है चैनल पर कि पता नहीं मुझसे क्या पूछा जाएगा, क्योंकि ऐसा लोग है 70% 80% लोगों के पास जवाब नहीं। मैंने अभी इंटरव्यूज लिए तो जो मैं पूछ रहा था लोगों के पास सवाल के जवाब ही नहीं थे। इसका मतलब ये तो आप ढोंग रचते हैं। हाँ, बहुत सारे लोग हैं, मेरे साथ भी ऐसा ही होता है जी। बहुत सारे गंभीर सवाल हैं या फिर बहुत सारे गंभीर सवाल लोग करते हैं और उनके पास में उसका जवाब सुनने का भी समय नहीं है। अच्छा, पंकज बघेल का एक और सवाल है। आपके हिसाब से राजीव भाई के नाम पर जो राजनीति हो रही है, क्या ये राजीव भाई का नाम खराब करने पर हो रही है या फिर सही है? अब राजीव के भाई के नाम पर किस प्रकार की राजनीति कर रहे हैं ये थोड़ा समझने की ज़रूरत है। बहुत सारे लोग तो हैं राजीव भाई के बताए मार्ग पर चल के और सचमुच वो प्रयास कर रहे हैं, स्वदेशी के मार्ग पर चल रहे हैं,
लेकिन बहुत सारे लोग हैं जो उनको पूर्ण रूप से नहीं समझ रहे और अपने व्यापार को बढ़ाने के लिए वो उनके नाम का सहारा ले रहे। हमारे पास समय पर्याप्त हो रहा है, 5 मिनट और अपने पास है, तो आप क्या कहना चाहेंगे लोगों को, जो भी जिन्होंने भी आपसे सवाल पूछा है, जिनका भी आपने जवाब दिया है? मैं कहना तो यही चाहूँगा कि इस देश में अगर राजनीति की कोई समस्या है और राजनीति अगर इतनी दूषित है तो ये हम सब लोगों को गंभीरता से इस पर सोचना पड़ेगा और इस राजनीति को समझना पड़ेगा। राजनीति तो बहुत धर्म का काम है और राजनीति को कुछ दुष्टों ने इतना जो है ना दूषित कर रखा है। अच्छा, सुजीत जी, सुजीत कुमार लाइव आ चुके हैं। अगर आपका सुजीत जी कुछ मुझसे सवाल है, फोगाट जी से सवाल है, तो आप लिखिएगा। मैं बिल्कुल आपके सवाल का बिल्कुल ईमानदारी के साथ, वैसे भी तो ईमानदारी के साथ ही जवाब देता हूँ, फिर भी आप, मेरी आपसे प्रार्थना है, रिक्वेस्ट है, कभी आप सवाल पूछेगा मुझसे। आपका कोई सवाल है, अभी मैं 5 मिनट और लाइव हूँ, तो आपका कोई सवाल है तो आप पूछ सकते हैं। अभी आपका सबसे लास्ट में आपका कमेंट्स आया है, कोई आपका सवाल है, आपके पास 5 मिनट हैं, पूछ सकते हैं। तो फोगाट जी, यानी कि आपको लगता है कि ये जो मंच वगैरह चल रही है, ये सब अपना बिजनेस करना चाहते हैं, इसके अलावा कुछ नहीं है? हाँ, ज़्यादातर लोग तो इसमें अपना निजी स्वार्थ की पूर्ति के लिए ही काम कर रहे हैं जी। निस्वार्थ भाव से जिस दिन काम करने के लिए इस देश के बेटे निकलेंगे उस दिन तो अपना काम बनेगा ही। जी। और कुछ कहना चाहेंगे लोगों को, जो आपने लोगों को तो मैं आखिर में तो यही कहना चाहूँगा कि जो टैक्सेशन का स्ट्रक्चर है इसको थोड़ा सा समझिए। जो टैक्स प्रणाली है इसको समझने की ज़रूरत है। देखिए, जैसे टैक्सेशन का क्या है, प्रोडक्शन टैक्स। कोई भी चीज़ अगर हम बनाएं तो उस पर उत्पाद कर, बनाने के बाद में अगर उसको हम बेचने के लिए निकलते हैं तो सेल्स टैक्स, बेचने से अगर थोड़ा सा मुनाफा होता है तो उस पर इनकम टैक्स, और इसके बाद अगर कहीं उसको एक गांव से दूसरे गांव लेकर के जाएं तो ऑक्ट्रॉय टैक्स, और फिर रास्ते में ट्रक जब इसको लेकर के जा रहा है तो टोल टैक्स, टैक्स पे टैक्स, इतने सारे टैक्स जो इन्होंने लगा रखे हैं। मैं एक बात और बता दूं, देश में जिम्मेदार नागरिकों को और पढ़े लिखे बहुत सारे नौजवानों को मैं बताना चाहता हूं कि सबसे ज़्यादा टैक्स देने वाले लोग भारत देश में, भारत में ही हैं। चित्रमणि मिश्रा जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है। आपने कमेंट्स किया है कि देश को अब बलिदानी क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। बिल्कुल सही बात है। ये फोगाट जी भी जब से मैं इनको मिला हूँ यही कह रही है कि इस देश को क्रांतिकारियों की ज़रूरत है। अच्छा, शैलेंद्र राय, आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपने द न्याय सभा टीवी भारत को अपना समय दिया। क्या कहना चाहेंगे? उसके बाद कार्यक्रम को मैं समाप्त करता हूं और मैं कोशिश ये करूंगा। अच्छा, एक चीज़ और मैं आपको बता दूं, कार्यक्रम समाप्त हो रहा है, कि अगर आप कहीं किसी और स्टेट से हैं, मान लिया जाए आप गुजरात से हैं, महाराष्ट्र से हैं, या फिर किसी और स्टेट से हैं, और आप हमसे बात करना चाहते हैं, लाइव बात करना चाहते हैं, तो हमारा जूम का अकाउंट है, मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। इसके बाद हमारा स्काइप भी है, वो भी मैं आपको दे दूंगा। अगर आपके गांव की कोई समस्या है या फिर आप राजीव भाई की कोई बात को चैनल में रखना चाहते हैं और यहाँ तक आप नहीं आ पा रहे और वीडियो भी नहीं बना पा रहे, तो आप हमसे जुड़ सकते हैं। हमारा डिस्क्रिप्शन में मैं आपको बता दूंगा, आपको मेल के द्वारा या फिर आपको व्हाट्सएप की कब कितने बजे कैसे जुड़ना है, सारी चीज़ें मैं बता दूंगा। तो फोगाट जी, आप चित्रमणि मिश्रा का एक और सवाल आ गया है, समय भी हो रहा है। चित्रमणि मिश्रा नाम है। भाई जी, आप दोनों को मेरा प्रणाम, और मेरा यही सवाल है कि संसद को उठाना सही, क्या बोल रही है, उन्होंने अपने हिंदी तो नहीं लिखा हुआ है, तो इनका ऐसा ही सवाल है, शायद संसद या सांसद के ऊपर सवाल है, जिस प्रकार से जो हमारे पार्लियामेंट में लोग बैठे हुए हैं उनके बारे में क्या कहना चाहेंगे आप? देखिए, जो पार्लियामेंट के अंदर बैठे हुए लोग हैं उनके ऊपर में हमारा तो कोई जोर तो चलता है नहीं। मैं एक बात बता दूं, बहुत सारे लोग कहते हैं कि भाई मोदी जी हैं। मैंने कहा भाई मोदी जी का इतना खर्चा होता है, तो कहते हैं भाई वो तो प्रधानमंत्री है, वो तो करेगा ही। अब राष्ट्रपति है तो कहते हैं वो तो राष्ट्रपति जी हैं, वो तो इतना खर्चा करेंगे ही। तो मैं एक बात बताना उनको चाहता हूँ कि इस देश का चाहे प्रधानमंत्री है, चाहे इस देश का राष्ट्रपति है, चाहे इस देश में किसी राज्य का कोई राज्यपाल है, चाहे किसी स्टेट में कोई मुख्यमंत्री है, मैं कहना ये चाहता हूँ कि जो सरकारी खजाने से तनख्वाह ले रहा है वो हर कोई हमारा नौकर है।
जी। और आज तकलीफ की चीज़ ये आई हुई है कि नौकर जो है वो मालिक की स्थिति में आया हुआ है और मालिक जो है वो लास्ट नौकर दो वाली सवाल हैं, लास्ट दो सवाल है, इसके बाद मैं कार्यक्रम को समाप्त करूंगा। सुजीत कुमार पूछ रहे हैं कि हमें किस प्रकार से काम करना चाहिए ताकि राजीव भाई को जल्दी से जल्दी न्याय मिल सके। अब इससे सबसे पहले तो हमें इसके लिए राजीव भाई को समझना होगा, सुनना होगा जी। और राजीव भाई ने इसके लिए सारे रास्ते बताए हैं और इसका मोटा मोटी जो है वो मेन रास्ता जो बताया है लाखों क्रांतिकारियों ने जो रास्ता हमें समझाया है वो स्वदेशी का ही मार्ग है। स्वदेशी के मार्ग पर हमें सबसे पहले चलना होगा क्योंकि स्वदेशी का मार्ग है, उससे जो दुश्मन है ना उसकी सप्लाई लाइन कट हो जाती है। जी। चित्रमणि मिश्रा जी, संसद को उड़ा देना नहीं चाहिए, हम इतने राजीववादी हैं। आप सुनते हैं किसी भी हम राज्य में चले जाएं, किसी भी जगह चले जाएं, आपको राजीववादी मिल जाएगा। लेकिन प्रॉब्लम क्या आ रही है कि सब लोग अपने अपनी दुकान लगा के बैठे हुए हैं, जिससे अभी आप बात करिएगा अपना अपना एजेंडा लेकर के बैठा हुआ है, कोई कुछ और कहता है। आप पहले ऐसे लोगों से बात की जाए और बोला जाए कि आप साथ क्यों नहीं आना चाहते। अगर आपकी बात नहीं कोई सुन रहा है तो आप उनको बिल्कुल बायकॉट कर सकते हैं। हो सकता है कि वो अपने बिजनेस पर्पज से राजीव भाई को इस्तेमाल कर रहे हो सकता है कुछ और कारण हो। तो चित्रमणि मिश्रा, ये तो बिल्कुल सही बात नहीं है मेरे हिसाब से। ठीक है, आप लोगों ने अपना समय दिया, इसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। आपने कमेंट्स किए, आप चैनल पर आए, इसके लिए फोगाट जी आपका बहुत बहुत शुक्रिया। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद द न्याय सभा टीवी। जी, वंदे मातरम।